हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 5 को करेंगे। और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं सरफेस टेंशन को। और सबसे पहले हम लोग इसमें फुल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ एमसीक्यू कवर करेंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनको कवर करके इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम फ्लूइड डायनामिक्स को कवर करेंगे। और जिन लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है वो लोग जाकर जरूर देखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड हम कवर कर चुके हैं और हाइड्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 को हम कवर कर चुके हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको लर्नवे ऑफिशियल ऐप में मिलती है, वहां जाकर आप लोग उसे फ्री में पढ़ सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग लर्नवे ऑनलाइन टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर 115 प्लस टेस्ट हैं। और जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि वाइट बैकग्राउंड से ग्रीन बैकग्राउंड कर दीजिए, जिससे कि आईज को आसानी हो, आंखों पे कोई प्रभाव ना पड़े नाइट में जो स्टडी करते हैं उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा कि कुछ रिलेटेड टर्म्स करते हैं लेक्चर को, टॉपिक को समझने से पहले। तो इसी तरीके से कुछ टर्म्स आज हम फिर से करेंगे सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो टर्म है वो होगा आपका फोर्स ऑफ एडेशन या एडेसिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ एडेशन की अगर हम लोग बात करें तो यह उनके बीच में लगता है जो डिफरेंट सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। यह सेम सब्सटेंस के बीच में नहीं लगता है, जैसे कि आप लोगों का हुआ वाटर और ग्लास। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम फोर्स ऑफ एडेशन बोलेंगे। और दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग पेंसिल से लिखते हो तो उसकी जो लीड से पेपर पर जो ब्लैक इंक स्टिक हो जाती है पेपर पर, वह किसकी वजह से होता है? वह फोर्स ऑफ एडेशन। और ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं। क्लियर है? तो यही आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्लियर है? दो भिन्न प्रकार के कणों या सतहों के एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को आसंजन बल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, राइटिंग ग्रेफाइट फ्रॉम अ लीड पेंसिल स्टिक टू द पेपर ऑन अकाउंट ऑफ एडेसिव फोर्स। और एग्जाम्पल के तौर पे आपका फेविकॉल हो गया, सीमेंट हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? फोर्स ऑफ एडेशन के। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि एडेसिव फोर्स का एग्जाम्पल चुनिए, तो आप लोग इन्हें नोट कर सकते हो। फेविकॉल हुआ, सीमेंट हुआ, या ग्रेफाइट की जो लीड होती है वो हुआ। तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? फोर्स ऑफ एडेशन के। तो और आगे समझते हैं फोर्स ऑफ एडेशन के बारे में। फोर्स ऑफ एडेशन आप लोगों की डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, जो कि सिंपल बात है। यानी कि फोर्स ऑफ एडेशन सभी के लिए सेम नहीं है, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट रहती है। जैसे कि अगर हम लोग गम की बात करें तो गम आप लोगों की ग्रेटर एडेसिव फोर्स रखती है सॉलिड के लिए। यानी कि अगर गम से आप लोग पेपर को चिपकाओगे तो उसकी एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगी, यानी ईजिली और ज़्यादा अच्छी फोर्स से चिपक जाएगा। और अगर उसे आप लोग वाटर में चिपकाओगे तो वहाँ पर एडेसिव फोर्स उसकी बहुत कम होगी, यानी आसानी से भी वह छूट जाएगा। तो यही आपका बताता है फोर्स ऑफ एडेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। और अगर हम लोग बात करें अब जो सेम सब्सटेंस के बीच में लगती है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। हिंदी में बोलते हैं ससंजन बल। यानी कि यह आपकी फोर्स होती है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेम सब्सटेंस के होते हैं, जैसे कि वाटर टू वाटर। ठीक है? तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, डेफिनिट शेप एंड साइज ऑफ अ सॉलिड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेशन अमंग्स देयर मॉलिक्यूल। यानी कि कोहेशन की स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए सॉलिड्स के यानी ठोस की जो शेप और साइज होती है वह फिक्स्ड होती है, यानी कि डेफिनेट होती है। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन के बारे में ही। तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जैसे कि आप सभी को पता है लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस कंटेनर में वह पुट कर दी जाती है उसी की वह शेप ले लेता है। तो इसीलिए जो कोहेसिव फोर्स होगी इन केस ऑफ लिक्विड मस्ट बी वीकर। यानी कि जो कोहेसिव फोर्स होगी लिक्विड्स के लिए, तरल के लिए, वह द्रव के लिए वह कम होगी इन कंपेरिजन टू केस ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है? और जैसे ही हम लोग बात करें गैस मॉलिक्यूल्स की, तो गैस मॉलिक्यूल्स का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। तो कोहेसिव फोर्स अमंग्स द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर मिनिमम, तो उनके लिए मिनिमम होगी। क्लियर है? सरफेस टेंशन को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ अपनी कॉपी में कुछ नोट लिख सकते हो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि द कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स आर वन डर वाल फोर्सेज। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स किसके एग्जाम्पल है? वन डर वाल फोर्स के ये एग्जाम्पल हैं, या वन डर वाल फोर्स के ये पार्ट हैं। तो ससंजन बल तथा आसंजन बल वन डर वाल बल होते हैं। और सेकंड नोट आप लोग लिख सकते हो, यह फोर्सेज आपकी
ऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से अलग होती हैं और जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपकी 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरीके से आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वह भी आप लोगों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी। तो जो कोहेसिव फोर्स होती है और एडेसिव फोर्स होती है वह इस रूल को फॉलो नहीं करती है। तो वह किसको फॉलो करती है? वह आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करती है एज अ 7th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। यानी कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो ये फोर्स आपकी वेरी करेगी इन्वर्सली में r की पावर 7। तो इससे ये पता चलता है अगर इनके बीच की दूरी थोड़ी सी कम की गई तो जो फोर्स होगी वह काफ़ी बढ़ जाएगी, और अगर दूरी थोड़ी सी बढ़ा दी गई तो इनके जो बीच की फोर्स होगी वह बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है? तो आप लोग इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो ये तो था कुछ हमारा बेसिक टर्म जो कि हम हर लेक्चर में करते हैं किसी टॉपिक को समझने से पहले। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, पृष्ठ तनाव के बारे में, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। तो सरफेस टेंशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रेन ड्रॉप होती है वह हमेशा स्फेरिकल शेप में होती है। वह क्यों होता है? वह सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वह स्फेरिकल शेप के लिए होता है एक डेफिनेट वॉल्यूम में। क्लियर है? जो कि आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा में भी किया होगा। यानी कि अगर आपको एक फिक्स वॉल्यूम दे रखा है तो उस केस में किसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो वह होगा आपका स्फीयर, और किसी शेप के लिए मिनिमम नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होती? क्योंकि स्क्वायर शेप का सरफेस एरिया मिनिमम नहीं होता है। स्क्वायर शेप से मतलब है क्यूबॉइड। और एक और एग्जांपल हम आप लोगों के सामने लेना चाहेंगे। जैसे कि मॉस्किटो होता है यानी मच्छर होता है, वह वाटर सरफेस के ऊपर बैठ सकता है या तैर सकता है। तो वह किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन आपकी एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, यानी कि एक लेयर की तरह वर्क करती है। और अगर हम लोग बात करें एक और एग्जांपल की, जो आपकी निडल होती है, सुई होती है, वह भी आप लोगों की वाटर सरफेस के ऊपर तैर जाती है अगर आप उसको परपेंडिकुलर ना डालो तो। अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करो तो जो वाटर सरफेस के ऊपर निडल होती है वह भी कुछ समय तक के लिए तैरती है या फ्लोट करती है। तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं? सरफेस टेंशन के। ये सभी फिनोमेना सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। तो आई होप आपको फील आ रही होगी सरफेस टेंशन क्या है। तो अब हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कोई एक हमारी सरफेस है वाटर की, इस पे हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। चूँकि फ्लूइड रेस्ट में है तो जो ये लाइन है वह आपकी किस में होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। और इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, जो कि फोर्स ऑफ एडेशन या कोहेशन होगा। और ये दोनों तरफ फोर्स जो होगा वह सेम होगा। तो सरफेस टेंशन जो होगी इसके लिए वह होगी आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और सरफेस टेंशन अगर हम लोग क्वांटिटेटिवली निकालें तो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू होगा आप लोगों का ST इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड अलोंग द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड अलोंग द सरफेस। क्लियर है? यानी कि लाइन की तो परपेंडिकुलर होगी और अलोंग होगी सरफेस के। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, सरफेस टेंशन आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो सरफेस टेंशन आप लोगों की कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो जैसा कि हम लोग इस लेक्चर में काफ़ी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो प्रेशर आप लोगों की कैसी क्वांटिटी है? जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कीजिए। इसी तरीके से रिवाइज करना होता है। प्रेशर किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? तो ये भी आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम लोग बात करें सरफेस टेंशन की तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और डेंसिटी की हम लोग बात करें तो डेंसिटी बताइए जल्दी से, स्केलर या वेक्टर? तो डेंसिटी भी आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो चलिए अब आप लोग देखिए एक डेफिनेशन को, जो कि आपके नोट्स के लिए काम में आएगी। टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन द लिक्विड सरफेस। जैसे कि हम लोगों ने लिया एक इमेजिनरी लाइन ली जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही। देन द फोर्स ऑन दिस लाइन पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज द सरफेस टेंशन। तो इस पर जो फोर्स लगेगी पर यूनिट लेंथ में, लेंथ आपकी ये हो गई, पर यूनिट लेंथ के लिए जो फोर्स लगेगी उसे हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। क्लियर है?
तो फॉर्मूले के तौर पे आप लोग लिख सकते हो T इक्वल्स टू F/L। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की M के सिस्टम में यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, बहुत ही सिंपल है। और CGS क्या होगी, डाइन पर सेंटीमीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML0T-2। क्लियर है, तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब हम जानेंगे कुछ और पॉइंट्स जो कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन आपकी डिफरेंट होगी डिफरेंट लिक्विड के लिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट होगी, तो इसी तरीके से सरफेस टेंशन भी आपकी डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट रहेगी। और दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑलवेज अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन। क्लियर है। और थर्ड पॉइंट है सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है गिवन लिक्विड के लिए। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे सरफेस टेंशन का। जैसे कि हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जांपल स्टार्टिंग में किए, तो एक एग्जांपल और है, जैसे कि रेन ड्रॉप आपकी स्पेरिकल शेप में क्यों होती है, यही कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर ड्रॉप चाहती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना। तो यहाँ से आप लोग ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सरफेस टेंशन आपकी एरिया पर डिपेंड करती है, नहीं, सरफेस टेंशन आपकी एरिया पर नहीं डिपेंड करती है, वह लेंथ पर डिपेंड करती है। क्लियर रहेगा। सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया कम हो रहा है, यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया कम हो रहा है। क्लियर है। एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया इज मिनिमम ऑफ स्फीयर। यानी जो गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम होता है वह किसका होता है, स्फीयर का। ये आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन पर प्रभाव, यानी कि पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द लेंथ बट नॉट ऑन द एरिया। जैसे कि आप लोग प्रीवियस एग्जाम्पल से कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए हमने आपको वहाँ पर वहीं जोर दे के बताया कि सरफेस टेंशन आपकी एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है, लेंथ पर। फॉर्मूले से भी याद रख सकते हो, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि अगर आप लोग अशुद्धता उसके ऊपर डालते हो, मिलाते हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सरफेस टेंशन इंक्रीजेस ड्यू टू सॉल्वेंट इम्प्योरिटी, यानी कि सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव आपका बढ़ेगा जब आप लोग उसमें घुलनशील इम्प्योरिटीज मिलाओगे, यानी कि ब्लैक अशुद्धता अगर आप उसमें डालते हो तो उसकी जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सॉल्ट हो गया, अगर आप लोग सॉल्ट को वाटर में मिला देते हो तो उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप लोग उसमें ऑयल को मिला देते हो तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि हम लोगों ने मॉस्किटोज वाला एग्जाम्पल में देखा था। तो थर्ड पॉइंट है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोहेसिव फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी वह डिक्रीज करेगी। जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगी तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर, यानी कि एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, तापमान पर या एक फिक्स टेम्परेचर पर जो सरफेस टेंशन होगी वह क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है। आप लोगों से पूछा जा सकता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होगी, सरफेस टेंशन आपकी जीरो होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग इम्प्योरिटी, यानी कि अगर उसमें हमने तैरने वाली इम्प्योरिटीज़ को अगर हमने मिला दिया तो सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया डस्ट, ऑयल, ग्रीस। तो अगर हम उसमें ना घुलने वाली इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आगे बात करते हैं हम लोग फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दें लिक्विड में तो सरफेस टेंशन क्या करेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते ही जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वह नॉर्मली एक्ट करेगी फ्री सरफेस के। पहले अलोंग द सरफेस कर रही थी, लेकिन अब वह नॉर्मली एक्ट करने लगेगी, यानी लंबवत एक्ट करेगी उस फ्री सरफेस के। तो इसलिए जो सरफेस टेंशन होगी लिक्विड की वह क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज डालते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अगर हम मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है। और एक और पॉइंट था हम लोगों का टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर
अगर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, और सरफेस टेंशन आप लोगों की लेंथ पर डिपेंड करती है, ना कि एरिया पर। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में, यानी कि पृष्ठ ऊर्जा के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने एक वायर फ्रेम को देखा होगा, आप लोगों ने बबल्स बनाए होंगे सोप सॉल्यूशन में। जब आप लोग वायर फ्रेम को डालते हो और उसमें प्रेशर देते हो यानी एयर देते हो तो बबल्स निकलते हैं, जो कि स्पेरिकल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि ये आपका वायर फ्रेम हो गया, तो इस वायर फ्रेम का एरिया बढ़ाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट एरिया के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ये क्या आपकी लेंथ हो गई, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो वर्क डन किया जा रहा है इस सरफेस को इंक्रीज करने के लिए पर यूनिट एरिया, उसे हम लोग सरफेस एनर्जी बोलेंगे। डेफिनेशन के तौर पर आप लोग देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन की जो फोर्स लग रही है, कोहेसिव या एडेसिव फोर्स जो लग रही है, उसके अगेंस्ट में जो वर्क डन किया जाएगा फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस, यानी कि लिक्विड सरफेस को बनाने के लिए पर यूनिट एरिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम लोग सरफेस एनर्जी बोलेंगे। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। तो जो सरफेस एनर्जी होगी वह होगी आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी क्या निकल के आई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, सरफेस टेंशन को आप लोग निकाल सकते हो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर आपको सरफेस टेंशन दे रखी है, एरिया दे रखा है, तब भी आप लोग सरफेस एनर्जी निकाल सकते हो। अगर आपको सरफेस टेंशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है, तब आप लोग फोर्स निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में ये रिलेशन है, और सरफेस एनर्जी को आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, या जो वर्क डन पर यूनिट एरिया के लिए किया जाएगा उसे हम लोग सरफेस एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू होने वाले हैं वो आप लोग गलत ना करो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। किसी बीकर में कोई लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, और उसे हम लोग एक टेंजेंट से निकालेंगे। तो इसका टेंजेंट ये हो गया और इसका टेंजेंट ये हो गया। तो ये अभी लेवल राइज या डाउन नहीं हो रहा है, तो इस समय जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इनके बीच में वो 90 डिग्री होगा। इसी टाइप से 3 केस बनते हैं, इन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आ चुका होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, आप लोग इसे डेफिनेशन से भी देखिए। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, लिक्विड क्या था आपका, वाटर हो गया, और सॉलिड क्या था, बीकर, इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस। तो जैसा कि हम लोगों ने टेंजेंट डाला था, अगर ये इस तरीके से होता तो इसका टेंजेंट कुछ इस तरीके से हो जाता, और इस तरीके से होता तो इसका टेंजेंट कुछ इस तरीके से हो जाता, और लेकिन सॉलिड सरफेस के लिए टेंजेंट यही रहेगा। क्लियर हो रहा होगा? तो जो एंगल इनक्लोज किया जाएगा टेंजेंट के द्वारा, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के टेंजेंट के द्वारा इनसाइड द लिक्विड, तो उसे हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। बोथ द टेंजेंट बीइंग ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो दोनों टेंजेंट है वह एक ही पॉइंट पर ड्रॉ किए जाएंगे जहां पर आपके लिक्विड और सॉलिड कॉन्टैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो इसी में आपके 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस है जो लिक्विड आपके सॉलिड्स को बैट कर सकते हैं और कैपिलरी में राइज करेंगे। कैपिलरी ट्यूब आपकी कुछ इस तरीके से होती है। जब इसको आप लोग किसी लिक्विड के अंदर डालते हो, तो अगर ये राइज कर जाता है, आपका लिक्विड राइज करता है, तो उस समय जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वह होगा आपका एक्यूट, यानी कि लेस देन 90। एक्यूट को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, और जो लिक्विड सरफेस होगी वह कैसी बनेगी, कॉनकेव बनेगी। कॉनकेव से तात्पर्य है इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। इसे हम मिनिस्कस बोलते हैं। तो जो मिनिस्कस बनेगा वह कैसा बनेगा, कॉनकेव, और कॉनकेव को हम लोग बोलते हैं अपतल। क्लियर है? तो जो लिक्विड सॉलिड्स को बैट कर सकते हैं और राइज कर सकता है कैपिलरी ट्यूब में, तो उसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि
जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा कैपिलरी ट्यूब के साथ वह आपका एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होगा। और जो लिक्विड सरफेस बनेगी वह आपकी कॉनकेव बनेगी। ये आप लोगों से पूछ सकता है, इसलिए ये आपको याद रहना चाहिए। लिक्विड ऑफ सरफेस कैसी बनेगी? कॉनकेव। आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस है हम लोगों का, जो लिक्विड वेट नहीं कर सकता सॉलिड्स को, जैसे कि आपकी मरकरी हुई यानी पारा, वह सॉलिड सरफेस को वेट नहीं कर सकती है, गीली नहीं कर सकती है। और जो लेवल है वह फॉल रहेगा कैपिलरी ट्यूब में। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वह बनेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। और जो सरफेस होगी वह कैसी होगी? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बोले तो इस तरीके से। तो जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा और जो सरफेस बनेगी वह बनेगी आप लोगों की कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल। और इसका हम लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका बीकर हुआ, इसमें आपका मरकरी है और जब आप लोगों ने इसमें कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया, ये आपकी ट्यूब हो गई। तो इसमें जो शेप बनेगी वह कुछ इस तरीके से बनेगी और यहाँ पर ये राइज नहीं करेगा, यहाँ तक ही रहेगा, ये राइज नहीं करने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, राइज ही नहीं करेगा। तो इस वाले केस में जो आपकी सरफेस बनेगी मिनिस्कस की वह होगी कॉन्वेक्स और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वह होगा आप लोगों का ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? और अब हम लोग बात करेंगे थर्ड केस की, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। जो लिक्विड ना तो राइज करेंगे ना ही डिक्रीज करेंगे, यानी फॉल करेंगे कैपिलरी ट्यूब में, तो उनका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वह होगा राइट एंगल। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये इस तरीके से आपका लिक्विड है जो कि कैपिलरी ट्यूब डालने पर ना तो राइज कर रहा है ना फॉल कर रहा है। लिक्विड सरफेस बनेगी वह आपकी प्लेन बनेगी, प्लेन है, समतल है। और जो कांटेक्ट एंगल होगा वह आपका राइट एंगल होगा लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में, जो कि आपकी कैपिलरी ट्यूब है या ग्लास है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर तीनों केसेस कर लिए, एक बार समराइज कर लेते हैं। जब आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो जो शेप होगी मिनिस्कस की वह होगी आपकी कॉनकेव अपवर्ड डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं वाटर एंड ग्लास। इसमें आपकी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से। सेकंड केस था हमारा थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस समय आपकी बनेगी कॉन्वेक्स सरफेस और वो भी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और वह वेट नहीं करेगी सॉलिड्स को। और एग्जाम्पल के तौर पर आपका मरकरी एंड ग्लास। तो इस समय जो कोहेसिव फोर्स होगी वह आपकी ज़्यादा होगी एडहेसिव फोर्स से। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपके काम का है, शॉर्ट नोट है। थीटा इज लेस देन 90 देन कॉनकेव अपवर्ड, एग्जाम्पल वाटर या ग्लास। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉन्वेक्स अपवर्ड, एग्जाम्पल मरकरी और ग्लास। और इस समय आपकी जो कोहेसिव फोर्स होगी यानी कि ससंजन बल होगा वह आपका ज़्यादा होगा असंजक बल से। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कैपिलरी राइज की। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद जो लिक्विड होगा वह राइज करेगा, तो उसकी आपको हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ रिलेशन में काम में आएगा और अगर न्यूमेरिकल आ भी जाता है तो आप लोग उसको कर सको। तो जैसे कि ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, तो जैसे जैसे ये लिक्विड राइज कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को हम लोग h बोलेंगे, ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपकी h नहीं होगी, बल्कि जितना वाटर लेवल से लिक्विड राइज करेगा उसे हम h बोलेंगे। तो उसका फॉर्मूला होगा h इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई a रो g। a एरिया है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है और t आपको पता ही है सरफेस टेंशन है। तो यहाँ से आप लोग हाइट निकाल सकते। क्लियर है? और अगर हम लोग बात करें एक्सिस प्रेशर इन अ सोप बबल, सोप बबल में एक्सिस प्रेशर की बात हो तो आप लोग इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, P इक्वल्स टू 4T/R। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, दो फ्री सरफेस होती हैं सोप बबल में, तो प्रेशर इक्वल्स होगा आपका 4T/R। और अगर आपको स्पेरिकल बॉडी की यानी कि ड्रॉप की सरफेस एनर्जी निकालनी है तो सरफेस एनर्जी हम लोगों ने देखा था टेंशन इनटू चेंज इन एरिया या एरिया। तो यहाँ से जो एरिया, जो सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का वह होगा 4πr²। अगर r इसकी रेडियस है और t आपकी टेंशन है तो सरफेस एनर्जी आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो। क्लियर है?
आई होप आप सभी के ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने MCQ को। 10 MCQ अभी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे सरफेस टेंशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू, यानी कि जो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड में वह किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से, एडहेसिव फोर्स की वजह से या कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है एडहेसिव फोर्स होगी या कोहेसिव फोर्स होगी, वो लोग सुन लीजिए, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड पूछी गई है, ना कि लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? कोहेसिव फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि अणुओं के बीच का संसंजन बल को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर यानी बहुत ज़्यादा तापमान पर जो सरफेस टेंशन होगी लिक्विड की वह क्या होगी? 0, इन्फिनिटी या सेम रहेगी अदर टेम्परेचर की तरह या नन ऑफ दीज। तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट में कवर किया और जो लोग ऑप्शन नंबर ए 0 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, 2 वाटर ड्रॉपलेट मर्ज विद ईच अदर टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉपलेट इन दिस प्रोसेस, यानी कि दो छोटी छोटी बूंदें हैं, अगर इनको मर्ज किया जाता है और एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है तो इस केस में एनर्जी आप लोगों की लिबरेट होगी यानी ऊर्जा मुक्त होगी। ऑप्शन नंबर बी है एनर्जी इज एब्जॉर्ब यानी ऊर्जा अवशोषित होगी। ऑप्शन नंबर सी है एनर्जी इज नाइदर लिबरेटेड नॉर एब्जॉर्ब, यानी कि ऊर्जा ना तो मुक्त होगी ना ही अवशोषित होगी। एंड ऑप्शन नंबर डी है सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि इनमें से कुछ मास या द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो लोग ऑप्शन नंबर ए एनर्जी इज लिबरेटेड या रिलीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। इस केस में एनर्जी आपकी रिलीज होगी, किस तरीके से? इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा वह ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ फाइनल, यानी कि मर्ज होने के बाद जो एरिया होगा सरफेस एरिया, इसका कम एरिया होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टेंशन इनटू सरफेस एरिया, तो जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस वाले में सरफेस एनर्जी ज़्यादा है, इनिशियल सरफेस एनर्जी ज़्यादा है, एस इनिशियल इज ग्रेटर देन एस फाइनल। तो इससे पता चलता है इस प्रक्रिया में एनर्जी लिबरेट हुई है यानी कि रिलीज हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पिंच ऑफ सॉल्ट और एनी अदर सॉल्ट विच इज soluble इन वाटर इज एडेड टू वाटर इट्स सरफेस टेंशन, यानी कि एक चुटकी भर नमक या कोई और नमक जो कि घुलनशील है वाटर में अगर ऐड किया जाता है तो उस वाटर की सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में किया है तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप लोगों को बताया था, जो घुलने वाला इम्प्योरिटी होगी अगर वो मिलाई जाती है लिक्विड में या वाटर में तो उसकी सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी, और अगर उसमें अघुलनशील मिलाई जाती है यानी कि जो घुलने वाली नहीं है वो वाली इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, जैसे कि केरोसिन ऑयल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, इफ मोर एयर इज पुश्ड इन अ सोप बबल द प्रेशर इन इट, यानी कि अगर सोप बबल में एयर को पुश किया जाए, ज़्यादा एयर पुश की जाए तो जो प्रेशर होगा वह क्या करेगा? डिक्रीज होगा, 0 हो जाएगा या सेम रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जो लोग ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप सभी को पता है सोप बबल में जब आप लोग एयर को पुश करोगे तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वह इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये पहले इतना था तो ये इतना हो जाएगा, और वी नो दैट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया आपका बड़ा हो चुका है तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि ये आपकी कोई वाटर सरफेस है
और इसके ऊपर ऑयल डाला जाता है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी इट विल स्प्रेड एज अ थिन लेयर को चुन रहे हैं, उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी ने देख रखा होगा, जब भी आप लोग वाटर में ऑयल को डालते हो तो एक ऑयल की परत बन जाती है पतली सी, तो ये वही है। और वह क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन ऑयल की कम होती है इन कंपैरिजन टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो वाटर के ऊपर ये फ्लोट कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड द लिक्विड मिनिस्कस इन द कैपिलरी ट्यूब इज कॉन्वेक्स? यानी कि किस लिक्विड के लिए जो मिनिस्कस बनता है कैपिलरी ट्यूब में, वह कॉन्वेक्स किस लिक्विड के लिए रहेगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है, कॉन्वेक्स शेप इस तरीके से होगी और यह आपका मरकरी में देखने को मिलता है, यानी पारा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो 90 से ग्रेटर देन होगा, और ये सॉलिड को वेट नहीं कर पाएगी, गीला नहीं कर पाएगी, और इसमें कोहेसिव फोर्स आपकी ज़्यादा होगी एडेसिव फोर्स से। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और कॉनकेव शेप आपकी बनेगी वाटर एंड ग्लास के बीच में, जहाँ पर थीटा आपका लेस देन होगा 90 डिग्री से, और एडेसिव फोर्स वहाँ पर ज़्यादा होगी देन कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन A liquid will rise in a tube if angle of contact is, यानी कि कैपिलरी एक्शन की वजह से जो लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, तो उस समय जो एंगल होगा कांटेक्ट का वह क्या होगा? एक्यूट, ऑब्ट्यूस, 90 डिग्री या 0? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जो लोग ऑप्शन नंबर ए एक्यूट यानी कि न्यून कोण को चुन रहे हैं, उन सभी का आंसर राइट है। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री रहता है, तब आपका जो लिक्विड है वह कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा, या कभी कभी बढ़ेगा या कभी कभी घटेगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तब उसकी जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होती है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेस को चुना, उन सभी का आंसर राइट है। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब वही लोग दे सकते हैं जिन लोगों ने पिछला पार्ट देखा है और इस पार्ट को देखा है। फ्रॉम द गिवन फिगर द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज, यानी कि आप लोगों को ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में से आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिन लोगों का सही है उन लोगों को समझ में आ चुका है ये लेक्चर, और जिन लोगों का नहीं आ रहा है आंसर, या उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो जो पिछले पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 किलोग्राम। यहाँ पर ये गलत कलर लग गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। ये आपका वाटर है, इस पर आपका राफ्ट फ्लोट कर रहा है, और आप लोगों से पूछा गया इस पर कितना वेट और लगा दिया जाए जिससे कि यह इस जगह पर आ जाए, यानी कि वाटर में डूब जाए। और वह कंडीशन क्या होती है? जब आपका W=F होता है। कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों से नहीं हुआ। हालांकि हो जाना चाहिए था सभी पे, क्योंकि आपके पास नोट्स भी थे, और 18 वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से था। तो वेट हो गया आपका mg, जो कि फोर्स के बराबर है, और m को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं VL/DL/G=F। तो ये F मैक्सिमम होगी, यानी कि अब वायोलेंट फोर्स है कितनी लग सकती है इस पर, जिससे हम वेट को कैलकुलेट करें कि F मैक्स को हम लोग कम कर दें जिससे कि ये डूब सके। क्लियर है? तो वेट तो आप सभी को पता है 120 G हो जाएगा, यानी कि मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें निकालनी होगी अपवर्ड फोर्स, यानी कि वायोलेंट फोर्स। तो वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो, डेंसिटी आपको दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास आपको दे रखा है 120 किलोग्राम, और डेंसिटी है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो जो कि हो जाएगी 1/5। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर की डेंसिटी क्या होगी? ये डेंसिटी ऑफ बोट दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी 10⁻³
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा फोर्स निकालनी है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है आपका 1/5, डेंसिटी हो गई आपकी 10⁻³ तो इसे जब आप लोग कैलकुलेट करोगे और जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 200 जी। तो अब आपको निकालना है कितना एक्स्ट्रा वेट और इसके ऊपर लगा देना चाहिए। तो 200 जी आपकी मैक्सिमम फोर्स हो गई और वेट आप लोगों का 120 जी है। तो इन दोनों का जब आप लोग सब्सट्रैक्शन करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 80 जी, या मास की टर्म्स में अगर हम बात करें तो 80 किलोग्राम मास हमें और रखना होगा, तब आपका जो राफ्ट है यानी कि फट्टा है वह डूबेगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। और पीडीएफ के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्न वे ऑफिशियल ऐप को, और प्रैक्टिस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्न वे ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन को। दोनों लर्न वे के ही हैं और सब कुछ फ्री है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और एमसीक्यू को कवर करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना शेड्यूल बनाते रहिए। और अगर आपको कोई और समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आपको उसमें मदद कर सकें। थैंक यू।